हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सेशन में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं एमपीपीबी के प्रीवियस ईयर के पेपर के कुछ क्वेश्चन। जैसा कि अभी तक हम लोग एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट कर रहे थे, एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए, तो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन अभी तक आपके पेपर में पूछे गए, कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा। जस्ट आपका एक टेस्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा कि क्या आपने एनसीईआरटी को यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ा है, राइट। जितने भी तरीके के टॉपिक हम लोगों ने, चाहे वो क्षेत्र मिति से रिलेटेड हो, चाहे बेसिक संख्या जो होती है उससे रिलेटेड हो, जितने भी प्रकार के क्वीज होंगे आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, विद पेडागोजिकल इश्यूज हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि साथ के साथ आपका पेडागोजी भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और यदि आप कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी के कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 8770803840 पर, राइट। इस नंबर पर संपर्क करके आप किसी भी प्रकार के कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा ताकि जब भी आपका प्रैक्टिस करने का मन हो तो इस पीडीएफ से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जिसमें आपको दिया हुआ है कि 2m² इस तरीके से एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों के योग में से आपको इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर के योग को घटाना है। तो बेसिकली आपके यहाँ पर स्किल्स चेक हो जाएगी, प्लस माइनस का जो आपका एक सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या करेंगे आप लोग, वीडियो को यहाँ पर रोक दीजिए, ठीक है। इसको रोक कर आप इसको सॉल्व करिए कि क्या आंसर यहाँ पर आता है, उसके बाद हम लोग इसको करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों को आपको इस पद को और इस पद को जोड़ना है, फिर आप इस पद को और इस पद को जोड़ेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, फिर कंटिन्यू एज इट इज आप एक पूरी इक्वेशन बना लीजिए और उसमें प्लस माइनस के चिन्ह यदि चेंज करने का लगता है उसे चेंज करें और सॉल्व करिए क्या आंसर यहाँ पर बन सकता है। यस, 1 मिनट का समय हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि इक्वेशन थोड़ी सी लेंदी बन सकती है। तो करके देखिए क्या आंसर यहाँ पर बनेगा। चलिए सॉल्व हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करें। तब तक ये पूरी इक्वेशन मैं यहाँ स्क्रीन पर लिख रही हूँ। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपका ए बी सी और डी में से एक आंसर आ चुका होगा। ठीक है, इक्वेशन आपको यहाँ पर दिख रही है जो कि हमने लिखी थी, ठीक है। ये प्रश्न आपका एज इट इज है। तो इसमें पहला पद क्या दिया हुआ है, ये आपका पहला पद है, ये वाला आपका पहला पद, ये इसका अगला पद और ये इसका अगला पद, मतलब इन तीनों को जोड़ना था। तो साइन को चेंज करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। हमने एज इट इज लिख दिया 2m² 3mn 3p को -4m² -7mn और प्लस 5np -p² और प्लस 5n² और ये क्या लिखा है 4np लिखा है, प्लस 4np प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 4np के बाद लिखा हुआ है प्लस 2p², ठीक है, माइनस p, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके सम में से, इन दोनों के सम में से इसको घटाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होंगे, जब घटाने की बात की जाती है तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पर सारे साइन हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, साइन चेंज करते हुए नंबर्स लिखूंगी। 6n² है तो -6n² हो जाएगा क्योंकि घटाना है, -m² है तो प्लस का m² हो जाएगा, ठीक है। -5p² है तो ये प्लस 5p² हो जाएगा, -4mn है तो ये प्लस 4mn हो जाएगा और इसको भी घटाना ही था तो माइनस का m² प्लस का m² बन जाएगा। ये लिखा हुआ है प्लस का np तो हम लोग इसे माइनस का np कर देंगे, प्लस का p² इसे हम लोग माइनस का p² कर देंगे और प्लस का 2p है तो माइनस का 2p कर देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट इक्वेशन हम लोगों की यहाँ पर बन गई है। बस इसे क्या करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है। तो एक एक पद को चेक करते जाते हैं। सबसे पहला पद 2m² है और 2m² कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है -4m²। m² वाला पद और कहाँ पर है, ये रहा m² वाला एक और पद और ये रहा m² वाला एक और पद, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2m² -4m² प्लस का m² और प्लस का m², ठीक है। तो 2 माइनस का 2m² हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो, और ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। या फिर आप ऐसे कंसीडर करें 2 और 1 3 और 1 4, 4m² में से 4m² माइनस हो गया तो कितना बचेगा, 0 बनेगा। यानी कि जो बना है ये 0m² बन गया, ठीक है। 1 सेकेंड, चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं। मतलब पहला जो पद आ गया m² का कोई भी पद नहीं बचा है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। आगे बढ़ते अगले पद की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे।
अगला पद कितना दे रखा है, 3mn दे रखा है। ठीक है, तो mn वाले जितने भी पद है उनको आप यहाँ पर लिख लें। ये प्लस का 3mn है और mn का कौन सा पद है, एक तो ये वाला हो गया 3mn, एक हो गया माइनस का 7mn, और mn वाला देखना और कौन सा पद दिख रहा है, ये दिख रहा है प्लस का 4mn। इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, ये 7mn हो गया और ये प्लस का 4mn हो गया। 3 और 4 कितने होते हैं, प्लस प्लस वाले को साथ में लिख लिया, 3 और 4 प्लस के साथ होते हैं, प्लस के साथ में से माइनस के साथ गए तो 0 बचेगा, यानी कि जो mn पद है वो भी कितना हो गया, हम लोगों का 0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको स्पीड थोड़ी सी स्लो लग रही है तो आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करें। जिन स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं बन पाया होगा या कुछ मिस्टेक रह गई होगी, उनके लिए हम लोग पूरा बेसिक से इसे कंप्लीट कर रहे हैं। कि आप चाहे तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देखो, अब पी वाले पद की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पर 3p दिख रहा है, और पी में कौन सा पद है, ये एक यहाँ पर -p दिख रहा है ना, देखते जाना। 3p दिख रहा है, एक यहाँ पर क्या दिखा था, माइनस का p दिखा था, और p वाला पद यहाँ पर दिख रहा है माइनस का 2p, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये 3p और माइनस का 3p, 3p में से 3p गए तो 0, यानी कि p वाला पद भी इसके अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, प्लस माइनस की संख्या से सभी यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि चलो ये भी ठीक है, p वाला पद भी 0 है। आगे की साइड बढ़ते जाते हैं, और कौन सा पद बचा है, p वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बचा हुआ है 5np। ठीक है, तो 5np को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, np वाले पद को। तो ये रहा हमारा 5np, और कौन सा बचा हुआ है, np वाला, ये बचा हुआ है 4np। ठीक है, 4np हो गया, और क्या बचा हुआ है, np वाला देखना, ये बचा हुआ है माइनस का np। अब देखो आप, यहाँ पर 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9 में से एक गया तो 8np, मतलब 8np बचेगा, है ना। मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा ना, उसके अंदर 8np आपको दिखना चाहिए था, वो भी फिर हम बाद में देखेंगे ऑप्शन क्या है। ठीक है, अभी हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको हटा दे, जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं चीज़ों को हटाते जा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और पदों को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक np तक सॉल्व कर लिया, p स्क्वायर को भी सॉल्व कर लेते। तो ये माइनस का p स्क्वायर, और p स्क्वायर कहाँ पर, ये 2p स्क्वायर लिखा था हम लोगों ने, राइट। तो ये p स्क्वायर वाले पद हो गए। ये 5p स्क्वायर है, तो ये 5p स्क्वायर हो गया। और ये रहा, इसको हम लोग ब्लॉक में बंद कर देते ताकि फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। 5p स्क्वायर को बंद कर दिया, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई, p स्क्वायर हो गया, 2p स्क्वायर हो गया, 5p स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का p स्क्वायर हो गया, इसको भी ब्लॉक में बंद कर दिया। ठीक है, तो अब आप जोड़ लो, ये कितना हो गया, 5 और 2 7p स्क्वायर, 7 में से 2p स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर और p स्क्वायर माइनस माइनस, ठीक है, प्लस हो जाएंगे, -2p स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5p स्क्वायर आ जाएगा। मतलब p स्क्वायर वाला पद कितना हो गया, 5p स्क्वायर हो गया। प्लस का होगा कि माइनस का होगा, प्लस का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, प्लस की है। करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने p स्क्वायर वाला पद निकाल लिया। अभी तक हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब देख लेते कितने पद और बचे हुए, उसके बाद 1 बाय 1 करके उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखना नेक्स्ट पद कौन सा बचा हुआ है, 3p को भी सॉल्व कर लिया था, राइट। उसके बाद चलो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। n स्क्वायर वाला पद बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ है 5n स्क्वायर, है ना। n स्क्वायर वाला एक ये दिख रहा है, माइनस का 6n स्क्वायर, और n स्क्वायर वाला कोई नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि n स्क्वायर वाला माइनस का n स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 5 में से 6 गए तो 1 बचेगा, और 6 बड़ी संख्या है तो माइनस का n स्क्वायर बचा। तो इस वाले पद को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखना अब कौन सा पद बचा हुआ है, ठीक है, अब कौन सा पद बचा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। np वगैरह हो गया है, और कोई पद बचा हुआ है क्या इसके अंदर, ये np बचा हुआ है क्या, np, हाँ np को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सारे ही पद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, mn भी कंप्लीट कर लिया है, सारे ही पद कंप्लीट कर लिया। अब क्या आंसर बना था, एज इट इज़ इसको लिख दीजिए। देखो 0m स्क्वायर प्लस 0mn, मतलब इसका तो कोई लॉजिक है ही नहीं इनको लिखने का, फिर भी लिख देते ताकि आपके सारे पद यहाँ पर क्लियर हो जाए। 5p स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सारे 0 हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं 8np प्लस 5p स्क्वायर माइनस n स्क्वायर यहाँ पर बचा हुआ है। क्या ये चीज़ आपको ऑप्शन में दिख रही थी क्या, एक बार से हम लोग ऑप्शन पर चलेंगे और इसको क्रॉस वेरीफाई करके आएंगे कि क्या ये चीज़ हम लोगों ने ऑप्शन में देखी है, यानी ऑप्शन में होगा तो हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखना इसको वापस से, ये रहा, ठीक है। ये जो आंसर था हम लोगों का, इस पूरे को हटा देते, आंसर को देखो, सिर्फ आंसर आ रहा है कि आपका कहीं पर दिख रहा है कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखिए 5p स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 8np, ये हम लोगों का दिख रहा है यहाँ पर। इसको बस आगे पीछे किया हुआ है, 5p स्क्वायर को आगे लिख दिया, माइनस n स्क्वायर
प्लस 8 NP, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समय हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन आई थिंक आपका पूरा बेसिक से क्लियर हो गया होगा। प्लस माइनस में यदि मिस्टेक होती है तो वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि एक किसान जो है 200 मीटर की भुजा के सम षटभुज, याद आ रहा है आपको, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, ऑक्टागोनल, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से, है ना। तो एक किसान 200 मीटर की भुजा के समषटभुज वाले आकार में एक भूखंड के अंदर एक बाड़ लगाना चाहता है ना। इसके ऊपर क्या लग रही है, समषटभुज जो है, ठीक है। समषटभुज कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। इसके चारों ओर क्या लगानी है, बाड़ लगानी है एक तरीके से। तो इसके लिए आवश्यक रस्सी, ये जो रस्सी लगाई गई है, इस रस्सी की लंबाई क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो इस प्रकार से रस्सी लगाना है, उसके आसपास का एरिया को देखना, उसके पेरीमीटर को बताता है, उसके परिमाप को बताता है। तो हम लोग समषटभुज जो है उसके परिमाप को यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके फॉर्मूला को यहाँ पर लिखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट। तो यदि आपको परिमाप निकालना है तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आप लगाते हैं, जितना भी आपको दिया हुआ, जैसे सम षटभुज दिया होता है, षटभुज में कितनी भुजाएं होती है, 6 भुजाएं होती है। और लंबाई आप लोगों को यहाँ पर देखनी है कि लंबाई कितनी दी हुई है, 200 मीटर दी हुई है, ठीक है। रस्सी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। और कितनी भुजाएं होगी, टोटल 6 भुजाएं होगी। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो टोटल रस्सी की लंबाई हम लोगों को निकालनी है वो कितनी आएगी, 1200 मीटर की रस्सी की आवश्यकता होगी। 200 मीटर की एक भुजा है। आप यदि बिल्कुल बेसिक से भी कंसीडर करेंगे तो आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का। हम लोग एक बार समषटभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये समषटभुज इस तरीके का षटकोण के आकार का होता है। अब एक भुजा की लंबाई 200 है, इसकी भी 200 होगी, इसको भी 200 मीटर चाहिएगा, इसको भी 200 मीटर रस्सी, और इसको भी 200 मीटर रस्सी, और इसको भी 200 मीटर रस्सी। तो आप टोटल यहाँ पर कैलकुलेट कर लें, 200 इंटू 6 बार रस्सी चाहिएगी, तो टोटल जो लंबाई होगी रस्सी की वो कितनी होगी, 1200 मीटर होगी। इसी तरीके से अष्टभुज बोला वो होता, यानी कि 8 भुजाएं होती, और रस्सी की लंबाई आपको 200 दी हुई रहती, तो आप कितना कर लेते, 1600 मीटर कर लेते। पंचभुज बोला होता तो आप 5 का गुणा कर देते 200 के अंदर, तो ये कितना हो जाता, 1000 आपका यहाँ पर हो जाता, राइट। तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, इस तरीके से क्वेश्चंस को। तो अभी हम लोगों ने करेक्ट आंसर कंसीडर किया है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमसे यहाँ पर लाभ हानि का प्रश्न पूछा गया। 10% के लाभ पर एक टी सेट और 20% के लाभ पर एक शरबत सेट बेचने पर एक क्रोकरी विक्रेता को 26 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह 5% के लाभ पर टी सेट और 15% के लाभ पर एक शरबत सेट को बेचता है तो उसे 17 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि इन दोनों का वास्तविक मूल्य क्या है, मतलब इन दोनों का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको एक डायरेक्टली इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद एक डायरेक्ट इक्वेशन बनती है, उससे आप इसको डायरेक्टली पहचान सकते हैं। मान लो CP हम लोगों ने मान लिया 100x, 100x इसलिए मान रहे क्योंकि सारी चीज़ें प्रतिशत में, तो आपको डिवाइड वगैरह नहीं करना पड़ेगा, भाग वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा, आप आसानी से इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको अपन मान लेते हैं 100y, क्योंकि दोनों के प्राइस जो हैं अलग अलग है। ये हमारा टी सेट है और ये हमारा शरबत का सेट है, दोनों का क्रय मूल्य हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब इसको कितने लाभ पर बेचा गया, इसको 10% के लाभ पर बेचा गया। 10% का लाभ मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं 10x के लाभ पर बेचा गया होगा, ठीक है। और इसको कितने % के लाभ पर बेचा गया, 20y के लाभ पर बेचा गया, क्योंकि ये y हम लोगों ने कंसीडर किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली सिचुएशन में क्या बोला गया है, यदि हम लोग बोले कि इसको 10x के लाभ पर और उसको 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो 26 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो ये टोटल रुपए में हम लोगों ने काउंट कर लिया है। लेकिन क्या बोला गया है, यदि वह 5% के लाभ पर टी सेट को बेचता है, नया प्रॉफिट यदि बोले तो 5% का लाभ कितना हो जाएगा, 100 में यदि आप 5 जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5% के लाभ पर इसको और 15% के लाभ पर अपने शरबत के सेट को बेचता है, यानी कि 15y पर बेचता है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x + 15y, तो कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा, 17 रुपये का लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली हम लोग 20 और ये सब क्यों लिख रहे हैं, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि एक फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, 100 + प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यदि आपको SP निकालने को बोला जाता, हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले वाले को, है ना। 10% के लाभ पर तो CP हम लोगों का कितना है, 100x है, और 100 + प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 + 10 कितना होता है, 110 होता है, और डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट गया, तो SP की वैल्यू कितनी आ गई, 110 आ गई। और CP हम लोगों के पास कितना दे रखा था, हम लोगों ने जो माना है वो 100x था। जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते तो आपको लाभ प्राप्त होता है।
हम लोग बोल सकते हैं कि 110 में से यदि आपने 100 को घटाया तो आपको 10 मिलेगा और ये x है, तो ये 10x क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और ये चीज़ देखने से ही पता चल रही है कि 100x पर 10% का लाभ मतलब 10x का लाभ है ना, तो ये आपका 10x का लाभ हो गया। 100y पर 20% का लाभ मतलब 20y का लाभ, 20y रुपए का लाभ। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी वो दो इक्वेशन है, यहाँ पर हम लोग फिर से लिख रहे हैं जो नीचे की साइड लिखी हुई है, राइट। कौन सी इक्वेशन है ये, 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 26 रुपये, 5x प्लस 15y विच इज इक्वल टू 17 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, फिर एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि का प्रयोग कर लेंगे। इन दोनों के किसी भी एक फैक्टर को आप इक्वल कर लो, यहाँ पर 10 है तो आप यहाँ पर भी 10 करेंगे। 10 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन जो 2 है इसके अंदर आप 2 का गुणा कर दें। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 26 और इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। 5 में 2 का गुणा करेंगे 10x, 15 में 2 का गुणा करेंगे 30y और 17 में 2 का गुणा करेंगे 34। साइन चेंज कर देते हैं ताकि संख्या कट जाएगी। 10x से 10x हमारा यहाँ पर कट चुका है। 20 में से 10 गए तो माइनस का 10y बचेगा, है ना। 20 में से 30 गए तो माइनस का 10y और 26 में से 34 गए तो 6 और 8 14 होते हैं, माइनस का 8 बचेगा। तो y की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कितनी आ रही है, 0.8 आ रही है। ये y की वैल्यू हो गई, यहाँ पर ऊपर की साइड लिख देते हैं। y की वैल्यू कितनी हो गई, 0.8 हो गई। इसी तरीके से किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू रख के आप x का मान निकाल लें। इक्वेशन 1 को कंसीडर कर लेते, इक्वेशन 1 ये रही। ठीक है, 10x प्लस 20y विच इज़ इक्वल टू 26। 10x एज इट इज़ है, आपको y की वैल्यू पता चल गई 0.8। तो 20 के अंदर आप 0.8 का गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। 160 और 1 दशमलव लगेगी तो ये 16 बन गया। ये किसके इक्वल है, 26 के इक्वल है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 10x 26 में से 16 गए तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, 1 आ जाएगी, 10 से 10 कट गया तो x की वैल्यू 1 आ गई है। y की वैल्यू कितनी आ गई है, y की वैल्यू 0.8 आ गई है। अब आपने जो CP कंसीडर किए थे, टी सेट का जो CP है वो कितना है, 100x है। 100x की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है, तो 100 इंटू 1 यानी कि 100। तो आपका टी सेट का जो क्रय मूल्य है वो कितना रुपये आ गया, 100 रुपये आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा था। साथ ही आपको शरबत सेट की भी वैल्यू निकालनी है। आपने इसको माना था 100y, 100 में आप 0.8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 80 रुपये, है ना। तो ये 80 रुपये किसकी वैल्यू आ गई, 80 रुपये आ गई हमारी शरबत सेट की वास्तविक वैल्यू। ठीक है, तो ये मैं एक बार यहाँ से पूरा हटा रही हूँ, एक बार पूरा क्लियर स्क्रीन पर इसको लिखते हैं। देखो, आपको ये चीज़ें पता है कि 10x का लाभ हो रहा है और 20y का लाभ हो रहा है, तो आप डायरेक्टली एक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते थे कि 10x का लाभ और 20y का लाभ कितने रुपए के बराबर है, 26 रुपये के बराबर है। उसी तरीके से 5x का लाभ और 15y का लाभ शरबत सेट पर 17 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो बस आपको डायरेक्टली अगर आप ये देख पा रहे हैं, प्रॉफिट की कंडीशन समझ पा रहे हैं, तो डायरेक्टली आप एक इक्वेशन बना सकते थे। इस इक्वेशन में आप 2 का गुणा करेंगे तो आपकी कुछ इक्वेशन इस प्रकार से बनेगी, 10x प्लस 20y 26 रुपये, पहली इक्वेशन जो दी हुई थी। 10x प्लस 30y विच इज़ इक्वल टू 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू 0.8 आएगी। आप इसको जहाँ पर भी रखेंगे इसकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि इसका टी सेट का मूल्य निकालिए तो आप 100 रुपये यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर पुट करके, और जब आपसे y के वैल्यू यानी शरबत सेट का वैल्यू निकालने को बोला जाए तो आप 80 रुपये यहाँ से निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर वैल्यू को पुट करके, राइट। तो ये बेसिक आप एक लाइन में इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। जस्ट आपको एक इक्वेशन बनानी है और उसके बाद आप डायरेक्टली x और y की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक होटल को एक सप्ताह में 91 बोतल की आवश्यकता होती है, राइट। एक होटल है, उसको एक वीक में 91 बोतल्स चाहिए होती है। ठीक है, बोतल शैम्पू की बोतल आप कंसीडर कर लें इसको। ठीक है, यदि एक बोतल की लागत 98 रुपये है तो 58 दिनों के लिए आवश्यक तेल की जो लागत है, ठीक है, ऑयल की लागत पूछ रहा है, तेल की आवश्यकता होती है, तो टोटल कितने यहाँ पर 58 दिनों के लिए आवश्यक तेल की लागत होगी, तो आपको रुपए में यहाँ पर बताना है। तो एक होटल को एक सप्ताह में कितनी बोतल चाहिए, 91 बोतल चाहिए। ठीक है, और एक बोतल की लागत कितनी दे रखी है, 98 रुपये। ठीक है, तो 58 दिनों के लिए कितनी बोतल की लागत कितनी बनेगी, ये आपको कंसीडर करना है। तो सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन बना ली। इक्वेशन तो क्या, जैसा दिया हुआ है वैसा आप लिख सकते हो। ठीक है, सप्ताह में 91 बोतल ऑयल इनको चाहिए होता है। ठीक
ठीक है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन में इनको कितनी बोतल की आवश्यकता होती है? 91 बोतल की आवश्यकता होती है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं एक दिन में इनको कितनी बोतल चाहिएगी? 91/7, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 13×7 = 91, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं, दिन नहीं है ये बॉटल है, ठीक है। तो एक दिन के अंदर इनको कितनी बोतल चाहिए? एक दिन के अंदर इनको चाहिए 13 बोतल, ठीक है। और यहाँ पर एक बोतल की लागत कितनी दे रखी है? एक बोतल का जो प्राइस है वो कितना दे रखा है? 98 रुपये है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक दिन में कितनी बोतल चाहिए होगी? 13 बोतल चाहिए होगी। तो 13 बोतल का प्राइस कितना हो जाएगा? 13 × 98 रुपये हो जाएगा। अब 13 को आप 98 से गुणा कर दें, 13×7 = 91, 13×8 = 104 होता है। 13 में 117 और 10 कितने हो जाएंगे? 127 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 13 बोतल का प्राइस जो है 1274 रुपये। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जैसा जैसा दिया हुआ है आगे कुछ और दिया हुआ है कि 58 दिनों में आवश्यक तेल की लागत कितनी होगी, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं एक दिन में हमें 1274 रुपये लग रहे हैं, तो 58 दिनों में आपको कितने लग जाएंगे? 1274 का आप 58 में गुणा कर लीजिए। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कि 58 दिनों में कितने रुपए यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे ऑयल की बोतल के लिए। तो 58 का बस आपको यहाँ पर गुणा करना है। गुणा करें और बताएं आंसर क्या आएगा इसका, ठीक है। मैं अपने हिसाब से गुणा कर रही हूँ इसका। बारह हजार नहीं आएगा, ये 12, 38, 92 ऐसा कुछ आ रहा है। आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है, एक बार से और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 32, 8, 7, 56, 59 और 20, मतलब कि 9 तो सही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 8 दूना 16 और 7 5 35, मतलब 38 और 8 1 8 5 13, 5 दूना 10 यानी कि 23, 5 1 5 और 2 7, 73892 जो है आपका यहाँ पर आंसर आएगा। मतलब टोटल आपको कितने रुपए की आवश्यकता होगी? 73892 रुपये की आवश्यकता होगी, ठीक है। ऑप्शन आपके बिल्कुल सिमिलर थे, तो बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 73892 रुपीज़, ठीक है। आप चाहें तो वो वाला जो हम लोग स्कूल टाइम में मेथड लगाते थे, इसके नीचे गुणा करने वाला, ये भी लगा सकते हो। चाहे तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी गुणा कर सकते हो कि किसी भी 4 नंबर की संख्या का हम लोग 2 नंबर की संख्या के अंदर कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका पेडागोजिकल इश्यू से रिलेटेड है कि गणितीय अवधारणा को यदि छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाए, यानी कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को यदि स्मॉलर स्मॉलर भाग्स में यदि आप पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन या फिर निगमन। तो इसे क्या बोला जाएगा? विश्लेषण करना। जब भी आप किसी भी गणितीय मेथड को या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको पूरा एक साथ ना देखते हुए उसके आप छोटे छोटे भागों को सॉल्व करते हैं, इसे विश्लेषण बोला जाता है। और हमेशा विश्लेषण करने के बाद आपको उसका क्या करना होता है? संश्लेषण करना होता है, यानी कि इन सारे टुकड़ों को वापस से मिलाकर एक वापस से बड़ा भाग बनाना होता है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? संश्लेषण होता है। अभी हमको बोला गया है कि आपको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है, तो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का मतलब क्या होता है? विश्लेषण करना, है ना, उसका एनालिसिस करना, ठीक है। और ये एक प्रकार के तर्क हो सकते हैं, विधियाँ हो सकती है। आगमन विधि होती है, आगमन तर्क होते हैं, जैसे कि हम लोग प्रीवियस सेशन में ही डिस्कस किए थे आगमन और निगमनात्मक तर्क के बारे में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको रिक्त स्थान भरना है, इसमें आप क्या भरेंगे, ठीक है। ये आपका ये आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर 4 ऑप्शन, और यहाँ पर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज़ दी हुई है, तो इसको सॉल्व करिए, क्या आंसर यहाँ पर बनेगा। आप चाहें तो बिल्कुल बेसिक से करना चाहें तो आप यहाँ पर एक्स कंसीडर कर लो, ठीक है। एक्स आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। -53 + x विच इज़ इक्वल टू 53, ठीक है। अब ये x इधर ही रहेगा, 53 को उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। तो अभी ये तो चीज़ पता चल गई कि 53 और 53 को जोड़ेंगे तो 106 आएगा। मतलब आंसर हम लोगों का यही करेक्ट होगा, क्योंकि 106 सिर्फ इसी ऑप्शन के अंदर दिया है। जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि ये माइनस का है प्लस का है तो 0 आंसर कर देंगे, तो फिर आपके आंसर जो है यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में आपको 0 भी दे रखा है। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 11 और प्लस माइनस क्या होता है? -14 होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक वैल्यू होगी, क्योंकि 2 वैल्यू दे रखी है, मतलब ये 2 अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो इसको हम लोग यहाँ पर p मान लेते हैं, ठीक है। ये -p हो गया, और इसको हम लोग q मान लेते हैं, ठीक है। तो ये q हो गया।
क्यू -14 -9 है ना, ब्रैकेट के अंदर है, बाहर निकालेंगे तो वो माइनस ही रहेगा। -14 और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 11 में से 14 गए तो -3 -p इज इक्वल टू क्यू, और 14 और 9 हम लोग बोले तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। -3 + 23 और q और प्लस p को हम लोग उधर लेकर चले गए, 23 को इधर लेकर आ गए, तो हमने क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए, यानी कि p + q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p + q की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, तो इन दोनों में से आप देखेंगे ऑप्शन पर जाएंगे, अभी भी आंसर नहीं आया, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। जब आप ऑप्शन पर जाएंगे और देखेंगे ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको जोड़ने पर आपका 20 आ जाएगा, क्या -9 और -11 को जोड़ने पर 20 तो आता है, लेकिन जो साइन होगा वो माइनस का होगा, हमें प्लस का 20 चाहिए, तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। हम लोगों को दिख गया था कि राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जब आप 9 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। इसको जोड़ने पर आपका 2 आंसर आता, जो कि हमारी समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसको जोड़ने पर आपका आंसर -2 आएगा, जो भी समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू है, मतलब ये 2 अलग अलग वैल्यू है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यहाँ पर एक ही चीज़ होती है, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर भी x होता है, लेकिन जैसा आपका ऑप्शन दिया हुआ है उस हिसाब से आप सेट करेंगे, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या बना दिया हम लोगों ने, इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो ये बेलन वाला क्वेश्चन है। एक लंबवर्तीय बेलन के आकार वाले एक बर्तन का जो आयतन है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है ना, वो घन सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब हमें पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है कुछ बेलन, तो इस प्रकार का कुछ ये बर्तन है। ठीक है, इसकी ऊंचाई देख लो आप, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका आपको आयतन दे रखा है, लेकिन आपको त्रिज्या नहीं दे रखी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी त्रिज्या को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यदि आपको आयतन दे रखा है तो आप आयतन का फॉर्मूला लिख लें। आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, πr²h, यही होता है आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, आयतन की वैल्यू आपको प्रश्न में दे रखी थी 448 पाई, तो आप भी क्या करो, पाई को चेंज मत करो। r² की वैल्यू आपको अभी तक पता नहीं है, लेकिन h की वैल्यू आपको पता है कि 7 सेंटीमीटर है। पाई से पाई आपने कट कर लिया, क्या क्या बचा हुआ है, 448, 7 को इधर लेकर आ गए तो ये इसके डिवाइड में चला गया, और r²। ठीक है, तो ये 7 से कट सकता है, बिल्कुल कट जाएगा, 7 छंग 42 और 7 चौक 28, ये r² है। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, क्योंकि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ना, r का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। तो हमने ये वैल्यू निकाल ली यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है, समझ में आया कैसे हम लोगों ने किया। आयतन हमको दिया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाल ली। अब हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि क्या निकालिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो ठीक है, हम लोग इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, सरफेस का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये वाली चीज़, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr और h होता है। 2 पाई की वैल्यू अब की बार रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में पाई नहीं है, मतलब वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। r की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 7 है, और h की वैल्यू, r की वैल्यू 8 है। ठीक है, 8 8 64 किया था, और h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, तो यहाँ से निकल जाएगा, 7 से 7 कट हो गया, 44 का आप 8 में गुणा कर लेंगे, 8 चौक 32 और 8 चौक 32 और 3 35, 335 जो है, सॉरी 352 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले आपको आयतन दिया हुआ था, आपने यहाँ से क्या करा, त्रिज्या को निकाला। त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, त्रिज्या आपकी आ गई 8 सेंटीमीटर। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है, तो ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से बेलन में एक फॉर्मूला और होता है, इसको भी आप देख लो ताकि बेलन के सारे फॉर्मूला आपके क्लियर हो जाएंगे। एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक आयतन होता है, और एक और होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आपको निकालने को बोला जाए तो इसका हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था 2πr/r+h, है ना। या फिर आप इसको और अलग तरीके से लिखते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2πr/h में आपको क्या करना पड़ता है, ये जो 2 गोले दे रखे हैं, 2 वृत्त दे रखे हैं, इनको जोड़ना पड़ता है 2πr² करके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है संपूर्ण वक्र पृष्ठ का, ये सिर्फ वक्र पृष्ठ का, और ये होता है हमारा आयतन का। तो ये बेलन के 3 सूत्र होते हैं जो आपको याद होना चाहिए। तो अभी जो हमने करेक्ट आंसर बनाया वो बनाया ऑप्शन नंबर सी। क्या दिया हुआ था, 448 पाई दिया हुआ था, हमने पाई r
स्क्वायर और एच की वैल्यू 7 दे रखी थी, तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोगों को वक्र पृष्ठ निकालना था, तो 2 पाई आर एच किया, 2 22/7, आर की वैल्यू 8, एच की वैल्यू 7, तो यहाँ से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया 352 यानी कि 352 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है कि यदि समअष्टभुज का जो परिमाप है 320 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखो वही फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, अब की बार उल्टा है, आपको परिमाप दे रखा है और भुजा की लंबाई। अष्टभुज है तो फॉर्मूला क्या लगेगा 8a लगेगा, षटभुज होता तो फॉर्मूला क्या लगता 6a लगता। राइट, समझ में आ रही है चीज़ें, अष्ट मतलब 8 भुजाएं होना। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करिए कि आपकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो हम लोग बोल सकते हैं एक भुजा की जो लंबाई है, जब आप इस प्रकार से अष्टभुज को डिज़ाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो आपकी एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। पूरे परिमाप को निकालने को बोला जाएगा, तो आप क्या करेंगे वापस 8 का गुणा कर देंगे, तो ये वापस से कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो करेक्ट आंसर बना है वो क्या बनाया हम लोगों ने, ऑप्शन नंबर सी को बनाया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। ये हम लोगों ने जब क्लास 7 का चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, वहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, जहाँ पर आपको जो संख्याएं होती है इसका एक बेसिक नॉलेज या ज्ञान दिया जाता है। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम जो है एक प्रकार की पूर्ण संख्या देगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को हम लोगों को निकालना है, तो बस इनको सॉल्व करते जाना और बताना है कि किसका आंसर एक पूर्ण संख्या में आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। 6 में से 2 को घटाते तो 4 बचता है, 6/5 करेंगे तो 1.2 बचेगा, 0 का 3 में गुणा करेंगे तो 0 बचेगा और 7 का 2 में करेंगे तो -2 बचेगा। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा नंबर जो है पूर्ण नंबर कहलाएगा। एक तो ये पूर्ण नंबर दिख रहा है और एक पूर्ण नंबर यहाँ से दिख रहा है, 0 से शुरू होता है, तो पहला और तीसरा ये दोनों आपको क्या देंगे पूर्ण नंबर देंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखेंगे सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके पूरे के पूरे एनसीईआरटी चैप्टर से ही पूछे हुए हैं, तो आप एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से निपटा लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इस प्रकार के प्रश्न बनाना बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, बताइए आंसर क्या होगा। संयोग या अनुमान या फिर जो कंजक्चर होता है, जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने एनसीईआरटी थ्योरी को कंप्लीट किया था, जहाँ पर इस तरीके की बात की गई थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। एक प्रकार का कथन होता है जिसमें हम मानते हैं कि यह सच है एवं गणितीय अंतर्ज्ञान पर आधारित होता है, और अगर हमने इसे साबित कर दिया तो ये एक प्रकार से क्या बन जाता है पोस्टुलेट यानी अभिधारणा, एक्सोइम यानी स्वयं सिद्ध सिद्धांत या फिर सिद्धांत हो सकता है, थ्योरम बन जाता है या फिर एक प्रकार का स्टेटमेंट बन जाता है। तो हमने देखा था ये चीज़ें क्या बन जाती है, एक प्रकार की प्रमेय हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये सारी की सारी थ्योरी आपको क्लास 9th में मिलेगी। क्लास 9 में पूरा एक चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति करके, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई है, जिसको मैं पूरा ही बुक के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। और जो प्रीवियस सेशन आपका हुआ था उसमें हमने निगमनात्मक तर्क के बारे में बात करी थी। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जब इन्हें प्रमेय वगैरह सिद्ध करना होती है तो इसे कंजक्चर बोला जाता है, क्योंकि हम लोग अनुमान के आधार पर इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो ये किस चीज़ को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है हमारे निगमनात्मक तर्क को, डिडक्टिव रीजनिंग को फॉलो करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 4√3 है, इसे एक वृत्त के अंदर, मतलब बाहर एक वृत्त है और इसे एक वृत्त के अंदर अंकित किया गया। याद आ रहा है आपको फॉर्मूला अंतर्वृत्त और बहिर्वृत्त का, है ना, अंतर्वृत्त और बहिर्वृत्त वाली चीज़ें होती है। तो ये क्या है, इसे एक वृत्त के अंदर अंकित किया गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बहिर्वृत्त कहलाएगा। बहिर मतलब बाहर की साइड वृत्त है और अंदर आपका त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, जैसा भी होता है। बहिर्वृत्त का मतलब समझ लीजिए, बहिर्वृत्त का मतलब होता है बाहर की साइड वृत्त का होना, राइट। अब आपको पूछा गया कि जो भुजा है वो 4√3 है। अब इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे, दो फॉर्मूला होते हैं हम लोगों के पास। एक तो अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त होता है यानी कि त्रिभुज और उसके अंदर एक वृत्त को निर्मित किया गया है, और बहिर्वृत्त का मतलब होता है कि बाहर की साइड आपका एक सर्कल है, वृत्त है, और उसके अंदर आपने क्या करा है, एक त्रिभुज को यहाँ पर निर्मित किया है। ठीक है, दो चीज़ें होती है। अब अंतर्वृत्त में यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है अंतर्वृत्त का, तो आप निकाल सकते हो इसके माध्यम से, मतलब त्रिज्या निकालनी पड़ती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या निकालते हैं। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है a/2√3। और जब हमसे बोला जाए कि बहिर्वृत्त की त्रिज्या निकालिए, तो इसमें आप क्या कर दें, बस 2 को हटा दें। तो ये बहिर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है a/√3। ठीक है, तो अब हमको भुजा जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4√3 दे रखी है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस वृत्त की, ये जो आपका परिवृत्त दिख रहा है या जो बहिर्वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त की आप त्रिज्या को
निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला के अंदर हम लोग वैल्यू रखेंगे जो हमने अभी यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर बंद किया, क्योंकि अंतर्वृत्त तो है नहीं, जस्ट एक फॉर्मूला याद रखने के लिए लिखा था हमने। ए की वैल्यू कितनी है, 4√3 है। इसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि फॉर्मूला में √3 से डिवाइड करना है। तो आर की वैल्यू यानी त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या आ गई हम लोगों की 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में सेंटीमीटर है, तो ये जो त्रिज्या है, ठीक है, ये कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब हम लोगों को क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की वैल्यू नहीं बदलेंगे क्योंकि प्रश्न में सभी में पाई दिया हुआ है। आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 पाई हो जाएगा। करेक्ट है। एक बार से और आप देख ले, सिर्फ अब की बार हम लोग बहिर्वृत्त की ही बात करेंगे। बहिर्वृत्त में त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है a/√3। ए आपको दे रखा है, भुजा दे रखी है 4√3। 4√3 से आप √3 को डिवाइड कर देंगे तो जो आपकी त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब आपके पास त्रिज्या है तो आप क्षेत्रफल आसानी निकाल सकते हो πr² करके। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू वैसे रखना नहीं थी तो आप ऐसे ही वापस इसको कन्वर्ट कर दें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 पाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसका सॉल्व भी करोगे तो वो पॉइंट में आपका आंसर आएगा, लेकिन प्रश्न में आपको 16 पाई दे रखा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप यहाँ पर क्या करिए, बहिर्वृत्त और अंतर्वृत्त का फॉर्मूला लिख लीजिए। बहिर्वृत्त का होता है a/√3 इसकी त्रिज्या को निकालने का। ठीक है, और अंतर्वृत्त की त्रिज्या को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा a/2√3। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और इसी तरीके से बेलन का भी हमने सूत्र देखा था। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आप क्या लिखेंगे, 2πr लिखेंगे। ठीक है, और यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें बेलन के तो 2πr+h आप इसका आंसर करेंगे। ठीक है, फिर जैसा भी क्वेश्चन आता है वहाँ पर आप वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं जो कि आपके पेपर के अंदर पूछे गए थे। एक क्वेश्चन और हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये वाला जो चैप्टर है आपका जो नेक्स्ट एनसीईआरटी सेशन है उसके अंदर कंप्लीट होगा, जहाँ पर आपको साधारण समीकरण को बनाना सिखाया जाता है कि किसी भी क्वेश्चन के माध्यम से आप उसी की इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ है एक थाली के अंदर कितने लड्डू हैं, 30 लड्डू दिए हुए हैं। ठीक है, अनिल ने क्या करा, n/2 लड्डू को खा लिया, मतलब नंबर नहीं दिया है लेकिन एक समीकरण के फॉर्म में किसने क्या करा, n/2 लड्डू खा लिया। अब इसके पास कितने बचे हैं, 10 लड्डू शेष बचे हुए हैं, तो इसका सुमेलित समीकरण का चयन कीजिए। ये आपका चैप्टर 3 है, क्लास 7th के अंदर चैप्टर 3 आता है, उसके अंदर आपको इसी तरीके से समीकरण बनाना सिखाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको जस्ट एक इक्वेशन बनानी थी, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 30 - n/2 = 10। ठीक है, तो एक ही लाइन में इसका आंसर आ गया। और अगर आपसे n की वैल्यू निकालने को बोला जाता तो भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते थे। देखना कैसे निकालोगे। ठीक है, 30 में से 10 गए तो 20, क्योंकि 10 को हम लोग इधर लेकर आ गए, n को उधर लेकर चले गए, तो टोटल लड्डुओं की संख्या कितनी होगी, टोटल बोल सकते हैं कि n जो है n/ लड्डू खा लिए इसने, मतलब यहाँ पर इसने इतने लड्डू खा लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो करेक्ट आंसर बनेगा वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 - n/2 = 10। तो ये एक प्रकार की इक्वेशन हो गई। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं ओवर करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।